बच्चों, आज हम नियोजित विकास की राजनीति को पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पहले अध्याय में बताया गया था कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो इसके समक्ष 3 मुख्य चुनौतियां थीं। पहली चुनौती थी देश को एकता के सूत्र में बांधना, दूसरी थी भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना, और तीसरी चुनौती थी कि भारत में समानता पर आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो इस अध्याय में हम तीसरी चुनौती के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, ये जो अध्याय है ये माध्यमिक शिक्षा मंडल के ब्लूप्रिंट के आधार पर सिर्फ 3 अंक का है। इसमें से एक अंक के 3 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, या फिर एक अंक का प्रश्न और 2 अंक का प्रश्न पूछा जा सकता है, या सिर्फ 3 अंक का प्रश्न ही पूछा जा सकता है। तो इस हिसाब से देखें तो ये इस यूनिट में काफ़ी छोटे प्रश्न बनेंगे और जिन्हें याद करना सरल होगा। बच्चों, इस चैप्टर को मैंने काफ़ी डिटेल में आपको नहीं बनाया है। मैंने इसके हर एक चैप्टर में जैसे कुछ मुख्य बिंदु, सारांश या महत्वपूर्ण बिंदु, स्मरणीय तथ्य, इस टाइप से उस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रख के आपको समझाने का प्रयास किया जाता था, किंतु इस चैप्टर में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इसलिए इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको मैं ओरली ही बोलकर ही आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, तो आप ध्यान से सुने। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि भारत ने आर्थिक विकास के लिए समानता पर आधारित रणनीति को अपनाने पर जोर दिया था। अतः जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत ने ना तो पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया था और ना ही समाजवादी व्यवस्था को अपनाया था, बल्कि भारत ने अपने लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही उचित समझा था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवाद व समाजवाद दोनों के गुण होते हैं, और इस व्यवस्था के अंतर्गत देश में कुछ पूंजीवादी विशेषताओं को भी अपनाया गया था तथा कुछ समाजवादी विशेषताओं को भी अपनाया गया था। भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के सिद्धांत को अपनाया था, अर्थात भारत के द्वारा प्रति 5 वर्ष के लिए आर्थिक विकास हेतु कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते थे और उन 5 वर्षों में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता था। भारत के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए एक आयोग गठित किया गया था जिसे योजना आयोग कहा जाता है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, किंतु 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर एक नया आयोग गठित किया गया जिसे नीति आयोग कहा जाता है। बच्चों, इस चैप्टर के विषय में इतना ही। अब इसके बाद हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ? आंसर है 1952 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? 1951 से 56 तक। तीसरा प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015 में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? सही उत्तर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न, मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का परिवर्तित नाम क्या है? तो योजना आयोग के स्थान पर जो नया आयोग बना था जिसे नीति आयोग कहा जाता है उसे ही योजना आयोग को परिवर्तित नाम कहा जाता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, बॉम्बे प्लान से क्या आशय है? तो बॉम्बे प्लान से आशय को जो मैंने गुलाबी कलर से हाईलाइट किया है सिर्फ इतना ही आप याद रखें और इसी को उत्तर में लिख दें। मुंबई शहर के 8 बड़े उद्योगपतियों ने 15 वर्षों की विकास योजना का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसे ही बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है आपको कि ये जो बॉम्बे प्लान था ये 1944 में
उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें मुख्य रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने की बात रखी गई थी। दूसरा प्रश्न है, नियोजन से क्या आशय है? नियोजन का सामान्य अर्थ होता है योजना या प्लान बनाना। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष अथवा निश्चित अवधि में उपलब्ध संसाधनों द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना तैयार करना नियोजन कहलाता है। इसमें दो चीज़ों को याद रखना है, निश्चित अवधि और निर्धारित लक्ष्य को। निश्चित अवधि में निर्धारित लक्ष्य को उपलब्ध संसाधनों द्वारा प्राप्त करने की जो योजना तैयार की जाती है उसे ही नियोजन कहा जाता है। नियोजन के 3 उद्देश्य लिखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ मैंने 4 उद्देश्य बताए हैं, इनमें से जो 3 आपको सरल लगते हैं आपको उन्हें याद रखना है और परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो लिखना है। पहला जो उद्देश्य नियोजन का वो है प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का समुचित प्रयोग करना। देश में जो भी उपलब्ध संसाधन है, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे मानवीय संसाधन हो, उनका सही तरीके से उपयोग करना ही नियोजन का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है समाज के विभिन्न वर्गों की आय और संपत्ति के असमान वितरण को कम करना। समाज में जो विभिन्न वर्ग रहते हैं उनमें आय और संपत्ति का जो असमान वितरण होता है उसको कम किया जाए, ये नियोजन का उद्देश्य है। अगला उद्देश्य है आय एवं रोजगार के स्तरों में अवसरों में वृद्धि की जाए। अगला है शांति एवं सुरक्षा की दिशा में कार्य किए जाएं, क्योंकि यदि देश में शांति और सुरक्षा रहेगी तभी बाकी सारे विकास कार्य हो पाएंगे। अगला प्रश्न है हरित क्रांति से क्या आशय है? खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए सरकार ने कृषि की एक नई नीति अपनाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई। इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति के अंतर्गत कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उत्तम किस्म के बीजों, कीटनाशकों, सिंचाई परियोजनाओं को शामिल किया गया था। नीति आयोग का पूरा नाम, ये प्रश्न पूछा जाता है। इंग्लिश में यदि आप लिखना चाहें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और हिंदी में यदि आप लिखना चाहें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये नीति आयोग का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य विशेषताएं लिखिए। पहली पंचवर्षीय योजना की पहली विशेषता थी कि इस योजना में कृषि पर जोर दिया गया था। दूसरी विशेषता थी कि इस योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया था। तीसरी है इस योजना में बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया था। चौथी विशेषता है भाखड़ा नागल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि इस पंचवर्षीय योजना में आवंटित की गई थी। अगला प्रश्न हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव लिखिए। हरित क्रांति जो देश में खाद्यान्न उत्पादन के लिए जो क्रांति अपनाई गई थी उसे हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव में पहला था खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि मुख्य रूप से हरित क्रांति को करने का उद्देश्य ही था कि देश में जो खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ है तो उसको दूर करना। तो खाद्यान्न संकट कब दूर होगा? जब खाद्यान्न की पैदावार या उपलब्धता ज़्यादा होगी। तो खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई और भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया, अर्थात अब इसे अन्य देशों से खाद्यान्न को आयात नहीं करना पड़ता था। खाद्यान्न आयात न करने के कारण विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा। अब हमारे देश में हमें पैसा खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए खर्च नहीं करना पड़ता था। अब हमारे देश में ही इतना उत्पादन होने लगा था कि हम अपने खाद्यान्न संबंधी मांग को पूरा कर सकते थे। किसानों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई। अगला जो सकारात्मक प्रभाव पड़ा, कृषि आधारित उद्योगों में तेजी आई और रोजगार के अवसर बढ़े। चारों बिंदु सरल हैं। पहला, खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। दूसरा, विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा। तीसरा, जीवन स्तर में वृद्धि हुई। चौथा, कृषि आधारित उद्योगों में तेजी आई जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। अगला, हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव लिखिए। सबसे पहला है
क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। हरित क्रांति जो कृषि संबंधी क्रांति थी, इसमें वैसे तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो प्रत्येक राज्यों में कृषि की जाती है, किंतु हरित क्रांति का जो विशेष लाभ था वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे कृषि के लिए जो राज्य हैं इन्हें ही प्राप्त हुआ था। तो ये कृषि के मामले में और समृद्ध हो गए थे, जबकि बाकी इलाके खेती में पिछड़े ही रहे। तो ये इसका एक नकारात्मक प्रभाव था। दूसरा है किसानों व मजदूरों को लाभ नहीं मिला था, इससे सिर्फ अमीर किसानों को ही लाभ प्राप्त हुआ था। तीसरा है गरीबी और अमीरी के बीच में अंतर बढ़ गया था, क्योंकि अमीरों को लाभ हो रहा था तो अमीर किसान और अमीर हो गए थे और किसानों और मजदूरों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। तो जो गरीबी और अमीरी का अंतर है वो और अधिक बढ़ता जा रहा था। तो हरित क्रांति की ये कुछ प्रभाव हैं और ये चैप्टर यहीं मैंने ख़त्म करती हूँ। इसमें इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इस वीडियो में समाहित किए हैं, तो आप इन सारे प्रश्नों को याद कर लें। आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।